Hi everyone, welcome back to my channel Exploring Economics with Gautam Narang. I hope आपको मेरी previous video अच्छी लगी हो. If you have any doubts, you can leave your doubts in the comments and I will definitely solve them. Same goes for my all other videos as well. Today I'm going to start with class 12th economics, macroeconomics chapter 2, that is basic concepts of macroeconomics. I will be dividing this chapter in two different videos because I don't want the video to be too long कि आप लोग बोर हो जाएं. इसलिए इसको मैं दो वीडियोस में बनाऊंगा. अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा. लेट्स बिगिन टुडे देन. Our second chapter is basic concepts of macroeconomics. ये एक तरीके से आपको ना टर्मोलॉजी से कनेक्ट करे जा रहा है कि मैक्रोइकोनॉमिक्स की टर्मोलॉजी का मतलब क्या होता है, ताकि आपको आगे नेशनल इनकम सॉल्व करने में काफी आसानी हो. देखिए, इन लेमैन्स लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी, is a political frontiers of a country, but in economics it includes the following as well. पहले तो डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है. देखिए, हम किसी को बोलेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी, कहेगा इंडिया की लैंड बाउंड्री को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं. ऐसा नहीं है. इको में हम डोमेस्टिक टेरिटरी में एक वाइडर सेंस में लेते हैं, क्योंकि इको का मतलब होता है मनी, वेल्थ. तो जहां भी पैसा होगा, जो पैसा कमाया जाएगा, उसको हम कहेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी. पैसा कौन कमाएगा ये हम आगे इसी चैप्टर में बात करेंगे. रेजिडेंट्स के बारे में, रेजिडेंट क्या होते हैं वो हम आगे बात करेंगे. देखते हैं. तो लेमन लैंग्वेज में तो डोमेस्टिक टेरिटरी होगी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, लेकिन इको में पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो आता ही है, लेकिन साथ में और क्या होता है. पहला होता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज. अभी नॉर्मल रेजिडेंट क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कर रहे. सिंपल शब्दों में बता देता हूँ, जो एक देश में रहता है ज्यादा देर तक, उसको वहां का रेजिडेंट कहते हैं. आगे डिटेल में बात करेंगे. तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, अगर आप नॉर्मल रेजिडेंट नहीं समझ में आ रहा तो फिलहाल आप ये समझ सकते हैं शिप एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय द इंडियंस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज. मतलब एक या दो से ज्यादा कंट्रीज है, कहीं भी हमारे अगर प्लेन्स शिप्स चल रहे हैं तो वो हमारे होंगे. मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे अ प्लेन ऑपरेटेड बाय इंडिगो एयरवेज, जो इंडियन कंपनी है, बिटवीन हांगकांग एंड बेल्जियम इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. देखिए, जो ये प्लेन है ये इंडिगो एयरवेज का है. ये यहाँ से हांगकांग से जाता है बेल्जियम, बेल्जियम से हांगकांग जाता है, इंडिया नहीं आता. फिर भी ये इंडियन कंपनी ओन करती है, तो इसकी जितनी भी कमाई होगी वो हमारे इनकम में आएगी. इसलिए ये प्लेन भी किस में आएगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में. ये तो एक चीज हुई. दूसरी चीज क्या होती है डोमेस्टिक टेरिटरी में? फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स. For example, fishing boats operated by Indians in the international waters. देखिए, what is international waters, पहले तो ये समझिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा फिशिंग वेसल्स क्या होते हैं. हम सबको पता, हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि हमारी लैंड बाउंड्री से ओशनिक बाउंड्री के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा है पानी. फिर उसके बाद हमारे लैंड बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक, उसको हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन. मतलब वो एरिया इंडिया के पास है, अगर उस पानी में कुछ भी मिलता है. बट 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो एरिया आता है वो एरिया इंटरनेशनल वाटर्स कहलाया जाता है. जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत बड़ा पानी का गैप है, एक बहुत बड़ा ओशन है. तो 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया की लैंड बाउंड्री से और 200 नॉटिकल माइल्स ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री से, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है. लेकिन उसके बाद भी काफी पानी रह जाता है. वो क्या हुआ, वो हुआ इंटरनेशनल वाटर्स. और उसी में जो ऊपर एयर स्पेस होगा उसको कहेंगे इंटरनेशनल एयर स्पेस. तो उसके अंदर भी अगर उस इंटरनेशनल वाटर्स में या उस इंटरनेशनल एयर स्पेस में कोई इंडियंस की फिशिंग वेसल, शिप, प्लेन कुछ भी है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा. ठीक है. देखिए, नेक्स्ट आता है एम्बेसीज, कंसल्टेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड. मतलब हमारी कंट्रीज की जो एम्बेसीज होती हैं वो जब हमारी दूसरे देश में हैं तो वो हमारी लिस्ट में आती हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको डिटेल में समझाते हैं. ये जापान का मैप है. जापान के मैप में मैंने एक इंडिया का फ्लैग लगाया है. मतलब मान लीजिए कि वहां पे वो इंडियन एम्बेसी है. तो अब ये इंडियन एम्बेसी जितनी भी जगह पे होगी, जिस मर्जी जमीन पे होगी, वो इंडिया की हो जाएगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी. ये इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को सिक्योरिटी मिले. जब आप किसी देश में काम करने जाते हैं, किसी देश में रहते हैं, तो वहां पे आपको सिक्योरिटी कौन देगा, आपकी खुद की एम्बेसी. इसलिए एम्बेसी को हम लोग कहते हैं कि वो उस देश की टेरिटरी है, ताकि उसकी सिक्योरनेस बढ़े. उस देश की मिलिट्री या पुलिस भी उस एम्बेसी पे इतनी इजीली अटैक नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि ये उनके लैंड बाउंड्री में नहीं आता. एक एग्जांपल और देता हूँ. जो लोग दिल्ली में रहते होंगे
या कहीं भी आपने एम्बेसी एरिया देखा होगा, तो एम्बेसी एरिया में हमेशा लिखा होता है नो स्टॉपिंग नो वेटिंग। इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आप वहां पे रुक नहीं सकते, ना पार्क कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि वो एम्बेसी का एरिया जो है वो इंडिया को बिलोंग नहीं कर रहा, वो उस एम्बेसी को बिलोंग कर रहा है, और एम्बेसी की सिक्योरिटी के लिए वहां पे उनको नो स्टॉपिंग नो वेटिंग लिखा हुआ है। तो जैसे दिल्ली में वसंत कुंज के पास पास आपका ये एम्बेसी रोड है पूरी की पूरी, ये एम्बेसी रोड जो है, यहाँ पे जितनी भी एम्बेसीज हैं, जो एरिया जिस एम्बेसी के पास है वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। सिमिलरली इंडिया का जब डोमेस्टिक एम्बेसीज हैं, जैसे कि इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, वो एरिया इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। आगे देखते हैं। अब ये तो था क्या क्या इंक्लूड होगा, अब हम बात करते हैं क्या इंक्लूड नहीं होगा। हमने जो पढ़ा ना क्या क्या इंक्लूड होगा, उसका बिल्कुल ऑपोजिट ही है। तो ये टॉपिक सिर्फ एक एक्सपांड करने के लिए आपको किया गया है कि उसका एकदम ऑपोजिट है, आपको याद नहीं करना, आपने समझ लिया कि हाँ जी पहले क्या क्या इंक्लूड होता है, तो अब क्या क्या इंक्लूड नहीं होता डोमेस्टिक टेरिटरी में वो हम देखते हैं। देखिए, embassies, consulates and military establishment of a foreign country located in a country, मतलब अभी हम कह रहे थे कि भैया इंडिया की एम्बेसी जापान में है, तो वो इंडिया की एम्बेसी जो जापान में है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। तो सिमिलरली जापान की एम्बेसी भी तो इंडिया में है, तो वो जापान के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। सी दिस इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। आप हमारे को अपने देश में जमीन दो एम्बेसी के लिए, और वो जमीन हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगी। अब हमारे देश में एक वो ले लो जमीन, और वो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगी। देखिए, अब मैंने इंडिया का मैप बनाया और उसमें जापान का फ्लैग लगा दिया, दैट इज जापान की जो एम्बेसी है, दैट लैंड विल बी इन जापानीज डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉट इन इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। आई होप इट क्लियर हो। सिमिलरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये किसी की भी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आते। इन ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी बाउंड्री है, इनको जो भी जमीन दी जाएगी इनके ऑफिस के लिए, वो किसी की भी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। ठीक है। सिमिलरली इंडिया में देखिए यूएनओ का मैंने बनाया, यूएनओ की जो भी बिल्डिंग्स यहाँ पे होंगी या डब्ल्यूएचओ की जो भी यहाँ पे बिल्डिंग्स होंगी, वो किसी भी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी। आई होप डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर हो गया हो। Let's come to the next topic, that is residents. The first is normal resident. Normal resident of a country refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose economic interest also lies in that country. तो ये क्या मतलब हुआ? देखिए, एक बंदे को हम रेजिडेंट तब कहेंगे जब वो उस देश में रह रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब वो पैसा कमा भी रहा हो, वो पैसा खर्च भी रहा हो, तो वो उसी देश में कमा रहा है, उसी देश में खर्च रहा है, तो वो आपका नॉर्मल रेजिडेंट है। अगर वो उस देश में नहीं कमा रहा तो फिर वो उधर का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अगर बाहर पढ़ने गया है, वो पैसा खर्चेगा, 3 साल वहां रहेगा, पैसा खर्चेगा, ऑब्वियसली ही नीड थिंग्स, बट ही इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, तो वो अगेन उस देश का रेजिडेंट नहीं बुलाया जाएगा। वो रेजिडेंट तब बुलाया जाएगा जब वो कमाएगा भी और खर्चेगा भी उसी देश में। देखिए आगे, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम और एक्सप्लेन करते हैं। द रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। प्लीज ध्यान रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी लैंड बाउंड्री नहीं है। अभी पीछे हमने आपको बताया एम्बेसीज, शिप्स, एयरक्राफ्ट वगैरह भी अगर उसी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता है तो वो हमारे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एयर इंडिया के अंदर एयर होस्ट होते हैं, वो एयर होस्ट क्या कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश ट्रैवल कर रहे हैं, पर वो प्लेन में ही है ज्यादातर टाइम पे। ठीक है, और प्लेन किसका है? एयर इंडिया। एयर इंडिया किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी? इंडिया की। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में वो कमा रहा है और वो खर्चता भी इंडिया के अंदर मेनली है, तो उसकी रेजिडेंट का वो रेजिडेंट कहाँ का हुआ? इंडिया का। सेकेंड, the resident carries out basic economic activities of earning, spending and accumulation from that location. resident क्या करता है? वहीं से पैसा कमाता है। देखिए earnings ये सबसे मेन है, सिर्फ स्पेंडिंग नहीं, earnings भी चाहिए, कि वो स्पेंड भी वहीं पे करे उस देश में मेजॉरिटली। हम ये नहीं कह रहे सारा पैसा, मेजर पैसा वहां करे। एंड accumulation from that location. accumulation means saving. ठीक है, आपने घर खरीद लिया, आपने बैंक में सेविंग कर ली, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, व्हाटएवर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है आपका अगेन, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट्स। कुछ लोग नहीं इंक्लूड होंगे, कौन से नहीं होंगे? पहला, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट द कंट्री फॉर हॉलिडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पोर्ट्स, स्टडी, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। आप घूमने गए हुए हैं,
आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए गए हैं, स्टडी के लिए गए हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं, तो वो आप रेजिडेंट नहीं है। देखिए स्टडी वाले एग्जांपल से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों करने के लिए बाहर चला गया, अब मैं वहां पे 5 साल से रह रहा हूँ, पैसा तो खर्चूंगा ऑब्वियसली, भैया मेरे को चीजें चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, लेकिन मैं उस देश का रेजिडेंट नहीं होऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ, मैं कमा नहीं रहा हूँ। आई एम ओनली स्पेंडिंग, आई एम नॉट अर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट, foreign staff of embassies, officials, diplomats, members of armed forces of foreign country of a foreign country located in the given country। अब ये क्या है? ये है कि देखो हमारे देश में मैंने कहा जापानीज एम्बेसी है, यूएसए की एम्बेसी है, तो इस एम्बेसी में जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ इंडियंस काम करेंगे, कुछ इनके देश के लोकल लोग भी काम करेंगे। जब वो लोग यहाँ पे आके काम करेंगे तो वो अपने ही देश के रेजिडेंट है, हमारे देश के नहीं है। लेकिन इसको भी सभी याद रखना, मैं क्या कह रहा हूँ, हमने कहा कि एम्बेसी के अंदर जो बाहर का बंदा, जैसे जापानीज एम्बेसी है दिल्ली में, उस एम्बेसी के अंदर एक जापानीज ही काम कर रहा है, तो वो जापान का ही रेजिडेंट होगा, इंडिया का नहीं होगा। ऑल्दो द एम्बेसी इज इन दिल्ली, he might be spending his money in दिल्ली, लेकिन वो वहीं का रेजिडेंट बुलाया जाएगा क्योंकि वो अपनी एम्बेसी में ही काम कर रहा है, ना कि हमारी एम्बेसी में। ठीक है, इससे लेकर मैं एक बात आगे और बोलूंगा अभी और आगे बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट आता है, international organizations like UNO, WHO, etc. are not considered as normal residents of the country in which they operate। अगेन यूएनओ का ऑफिस, WHO का ऑफिस जहां पे भी है, उसमें जो भी इंसान काम कर रहा है, अब हो सकता है दिल्ली में यूएनओ का ऑफिस हो, उसके अंदर कोई अमेरिकन काम कर रहा हो, तो अमेरिकन दिल्ली का रेजिडेंट नहीं या इंडिया का रेजिडेंट नहीं बुलाया जाएगा, वो अमेरिकन ही बुलाया जाएगा, वो अमेरिका का ही रेजिडेंट होगा। अगेन इसके बारे में एक आगे बात करेंगे हम। Employees of international organizations are considered as residents of the countries to which they belong and not of the international area। मतलब अगर एक यूएनओ के अंदर बंदा काम कर रहा है तो यूएनओ का हिस्सा नहीं होगा, वो जिस देश को बिलोंग करता है उसी देश का रेजिडेंट बुलाया जाएगा। अब आता है मेन पॉइंट जो हर पॉइंट पे लगता है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई ये बात याद रख ली तो तुम्हें कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। वो बात क्या है? However, if the employee is working in such international institution for more than 1 year, then they become the normal resident of the country in which such institutions are located। ये पॉइंट क्या है पहले ये समझते हैं। ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप किसी यूएनओ WHO में काम कर रहे हैं और 1 साल से ज्यादा हो गया है आपको वहां पे काम करते हुए, तो जिस देश में वो ऑर्गेनाइजेशन है आप उस देश के रेजिडेंट बुलाए जाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने कहा एक अमेरिकन दिल्ली के यूएनओ के ऑफिस में काम कर रहा था, अगर 1 साल से कम हुआ है उसको काम करते हुए तो वो अमेरिकन रेजिडेंट है। अगर उसको 1 साल से ज्यादा हुआ है तो वो इंडियन रेजिडेंट हो जाएगा। तो एक मोटा मोटा रूल या आप एक शॉर्टकट समझ सकते हैं कि कुछ भी मत समझो, बस एक ही चीज समझ लो कि यार अगर इंसान किसी एक देश में रह रहा है और उस देश में उसको रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है पैसा कमाते हुए और पैसा खर्चते हुए, तो वो उसी देश का रेजिडेंट बुलाया जाएगा। तो इफ अ पर्सन, एक सिंपल लॉजिक, इफ अ पर्सन is living in a country and his economic interest is also in that country for more than 1 year, तो वो उस देश का रेजिडेंट है। सिंपल लॉजिक, कोई भी और चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, crew members of foreign vessels, commercial travelers and seasonal workers provided their stay is less than 1 year। तो देखिए वही बात अगेन आ रहा है कि आप शिप में हैं, कमर्शियल ट्रैवलर्स में हैं, कुछ भी हैं, तो आप अपने देश के रेजिडेंट बुलाए जाएंगे, लेकिन आपका जो स्टे है वो लेस देन 1 ईयर होना चाहिए। तो मैंने अगेन आपको एक लॉजिक सिंपल सा समझा दिया, आपको वो याद रखना है कि यार 1 साल से ज्यादा हो गया आपको, तो फिर आप उस देश के रेजिडेंट बनोगे जहां पे आपको 1 साल से ज्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, border workers who live near the international borders and cross the borders on a regular basis to work in the other country, they are treated as normal residents of the country where they live and where they work। देखिए ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? हर जगह ना बॉर्डर आपके वो नहीं होता कि फाइट हो रहा हो, काफी बॉर्डर्स फ्रेंडली भी हैं। जैसे इंडिया का जो बॉर्डर है बर्मा के साथ, वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। उसमें क्या है कि आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक साइड पे इंडियन है, एक साइड पे बर्मीज है, आमने सामने बॉर्डर, एक लाइन है बस, कोई बॉर्डर भी नहीं बना हुआ। ठीक है, तो हमारी देश की गवर्नमेंट ने और वहां की देश की गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन किया है, उन्होंने उधर दोनों देश की सिटीजनशिप लोगों को दे दी है। लेकिन अब इतनी पास अगर है और कोई बाउंड्री नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कोई लोग इंडिया से बर्मा और कुछ लोग बर्मा से इंडिया वर्क करने आते होंगे, तो इनका रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? हम नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि बॉर्डर वर्कर्स, मतलब जो बॉर्डर के पास रहते हैं और डेली बेसिस पे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं वर्क के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो वो अपने देश के ही रेजिडेंट बुलाए जाएंगे। दे विल नॉट बी कॉल्ड द रेजिडेंट ऑफ द अदर कंट्री।
तो जिस देश के वो सिटीजन होंगे उसी देश के वो रेजिडेंट होंगे, क्योंकि वो डेली बेसिस पे उसको क्रॉस कर रहे हैं. तो दिस इज एन एक्सेप्शन. लेट्स गो टू द अदर टॉपिक, दैट इज सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप. सी, लोग सोचते हैं सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप एक ही बात है. बिल्कुल भी नहीं. हमारे देश में ना एक बहुत बड़ी फेमस चीज है, लोग कहते हैं एनआरआई एनआरआई एनआरआई. व्हाट इज एनआरआई? एनआरआई इज नॉन रेजिडेंट इंडियन. मतलब वो इंडियन है लेकिन यहाँ रहता नहीं है, क्योंकि उसको 1 साल से ज्यादा हो गया बाहर पैसा कमाते हुए खर्चते हुए, इसलिए वो हो गया एनआरआई, दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियन. तो एक देश का वो सिटीजन है, दैट इज इंडिया, और रेजिडेंट वो दूसरे देश का जहाँ पे वो रह रहा है. तो सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में बहुत फर्क है. देखिए, सिटीजनशिप से ये पता लगता है कि आपके पास उस देश के अंदर क्या क्या हक है, आपकी क्या राइट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज आई एम एन इंडियन सिटीजन, तो मेरे पास पूरी वोटिंग राइट है. अब अगर मान लो मैं एक अमेरिकन होता और मैं इंडिया में रह रहा होता 1 साल से ज्यादा, तो मैं इंडियन रेजिडेंट हो रहा था, सिटीजन नहीं, तो उससे क्या होता, मेरे पास वोटिंग राइट नहीं आती, राइट. तो मेरे पास सिटीजन वाले पावर्स नहीं आती. ठीक है. तो सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप आर 2 डिफरेंट थिंग्स. आप एक देश के सिटीजन और दूसरे देश के रेजिडेंट भी हो सकते हैं. अब सिटीजनशिप मिलती कैसे है? It is a legal concept based on the place of birth of the person or any other legal provisions. Actually में तो देखो अलग अलग देश का अलग अलग हिसाब है. ठीक है, कि सिटीजनशिप कैसे मिलती है. मैं आपको सारे 2-3 देशों के एग्जांपल देके समझाऊंगा. फिलहाल यहाँ ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि बाय प्लेस ऑफ बर्थ से होता है कि आप कहाँ पैदा हो रहे हैं और कौन से लीगल लॉज आपको गवर्न करते हैं, उस हिसाब से आपका सिटीजनशिप होती है. Let's take an example. It means इंडिया की सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, ये आपकी फैक्ट है. एक, when a person is born in India, she automatically acquires citizenship of India. आप यहाँ पैदा हुए थे तो आपको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी. सेकंड, इरिस्पेक्टिव कि आपके पेरेंट्स कहाँ के थे. मान लो 2 अमेरिकन हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत साल हो गए रहते हुए, वो इंडियन रेजिडेंट हो गए पर सिटीजन नहीं हुए, पर उनका जो बच्चा यहाँ पैदा होगा वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप के लिए अवेलेबल होगी उसको, कि वो ले सकता है. A person born outside India applies for citizenship and Indian law allows him to become a citizen. This is the second way in India you can get citizenship. आप बाहर के देश के थे, अब मान लेते किसी इंडियन ने किसी अमेरिकन से शादी कर ली और वो लोग इंडिया आ गए रहने. अब इंडिया रह रहे हैं तो जो अमेरिकन है उसने कहा कि यार मुझे भी सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, आई ऑल्सो वांट द वोटिंग पावर. तो कोई बात नहीं, वो अप्लाई कर सकता है और जो भी लॉज हैं वो फॉलो करके उसको अप्लाई करके ही और शी कैन गेट दी सिटीजनशिप. लेकिन देखिए हर देश में सेम नहीं होता. ठीक है. अब जैसे हम सबको पता है, तो बहुत फेमस है कि यार यूएसए में अगर किसी से आपकी शादी हो जाए और 1 साल से ज्यादा आप वहां पे रह रहे हैं तो भी आपको सिटीजनशिप मिल सकती है. मॉरिशस एक कंट्री है, आइलैंड है, बहुत ही ब्यूटीफुल है. दैट आइलैंड आल्सो प्रोवाइड्स यू सिटीजनशिप अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सके. आपको अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेनी है 5 करोड़ की, आपको सीधा सीधा सिटीजनशिप मिल जाएगी. देन यू कैन टेक यूएई एज वेल. यूएई आपको रेजिडेंटशिप दे देगा और वो सिटीजनशिप नहीं देगा. चाहे आप वहां पे किसी से शादी भी कर लीजिए तब भी नहीं मिलेगा. ठीक है. आप वहां पे काम कर रहे हैं काफी सालों से और आपका बच्चा वहां पैदा होता है तब भी आपको यूएई की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. तो हर देश के अपने अपने रूल्स हैं सिटीजनशिप देने के लिए. इंडिया के रूल 2 ही हैं कि भैया यहाँ पे पैदा हो जाओ या आप यहाँ पे लॉ से अप्लाई कर लो, क्योंकि हमारा लॉ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है. दे कैन गिव यू सिटीजनशिप, आपको सिटीजनशिप मिल जाए. देखिए रेजिडेंटशिप. अब रेजिडेंटशिप तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि रेजिडेंट कौन होता है, भैया जो 1 साल से ज्यादा एक देश में रहे और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में हो. तो इट इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज. व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर रिवाइज कर लेते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस आप पैसा कमा भी रहे हैं और खर्च भी रहे हैं. An individual is a normal resident of a country if he ordinarily resides in the country for a period more than 1 year. मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, आप भूल जाओ क्या करता है क्या नहीं करता बंदा. आप सिंपल बोलो भैया 1 साल से ज्यादा हो गया है और 1 साल से ज्यादा वो पैसे कमा रहा है और खर्च रहा है, तो वो उस देश का रेजिडेंट है. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री. कंक्लूजन, तो वही मैं फाइनल देखिए फिर से बोल रहा हूँ. अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड द रेजिडेंट ऑफ द अदर कंट्री एट द सेम टाइम. हम तभी तो बोलते हैं ना एनआरआई एनआरआई. एनआरआई का मतलब ही यही है कि भैया हमारे देश के सिटीजन है और रेजिडेंट दूसरे देश के हैं. ये रेजिडेंट का पंगा पता क्यों है एक्चुअली? ये पंगा इसलिए है कि इनकम टैक्स किससे लेना है किससे नहीं लेना ये देखा जाता है. जो रेजिडेंट होता है ना उससे इनकम टैक्स लेते हैं, जो रेजिडेंट नहीं होता उससे इनकम टैक्स नहीं लेते. देखिए नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी इज यूज्ड टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज देश का डोमेस्टिक इनकम.
Domestic product includes production activity of the production units located in the economic territory, irrespective of the fact that who perform these activities, resident or non-resident. The money value of the domestic product is termed as domestic income. मतलब हमारी लैंड बाउंड्री के अंदर, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी एक्टिविटीज की जानी है वो सारी हमारे उसमें ऐड होंगी. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेजिडेंट काम कर रहा है या नॉन रेजिडेंट कर रहा है, पर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है ना, हमारी बाउंड्री में हो रहा है, तो भैया हमारे देश के डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा. और डोमेस्टिक इनकम को हम लोग कहते हैं एनडीपी एट एफसी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे. सेकेंडली, नॉर्मल रेजिडेंट इज यूज्ड टू एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट. नॉर्मल रेजिडेंट किस लिए? नेशनल प्रोडक्ट के लिए. क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट irrespective of the fact whether performed within the economic territory or outside it. The money value of the national product is termed as NNP at FC, that is national income, net national product at factor cost. देखिए, नेशनल इनकम ज्यादा वाइडर टर्म है. अब इसमें तो भैया हमारे देश के जितने भी रेजिडेंट है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है या बाहर है, पर वो हमारे देश के रेजिडेंट है, तो उनकी इनकम हमारे देश में ऐड होगी. देखिए, तो दोबारा देखते हैं. डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम कह रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी बंदा काम कर रहा है, जो भी कमा रहा है, वो हमारे देश के डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा, चाहे वो बंदा हमारे देश का रेजिडेंट हो या ना हो. नेशनल इनकम में हम क्या करेंगे? भैया अपने देश के अंदर जो हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो हो रहा है वो तो ऐड करेंगे, पर डोमेस्टिक टेरिटरी को छोड़ के भी जो हमारे देश के रेजिडेंट लोग हैं वो दूसरे देश में भी अगर कमा रहे हैं तो भी वो हमारे देश में ही ऐड होगा. आई होप ये क्लियर हो आपको. इसलिए हमारे को डोमेस्टिक टेरिटरी और रेजिडेंस पढ़ना पड़ता है. आपको मैं इस पे कुछ असाइनमेंट्स दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें क्या है आपको गेस करना होगा कि ये चीज डोमेस्टिक टेरिटरी में होती है या नहीं होती है, क्योंकि इस पे वन लाइनर्स एमसीक्यूज आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और वो दोबारा अभी अब तो वैसे ही ज्यादा एमसीक्यूज के चांसेस हैं. नेक्स्ट देखिए, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. अब ये क्यों हम आपको पढ़ा रहे हैं? अगेन ये जितने भी आपको वर्ड्स में पढ़ा रहा हूँ ये इसलिए ताकि आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करने में आसानी हो जो आगे आएंगे. फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जब एक बंदा कोई भी काम करके पैसा कमाता है तो उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम. अगर वो बिना काम करे कमा रहा है तो उसको हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं. थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करते हैं. Factor income, it refers to income received by factors of production for rendering factor services in the production process. आपने जो फैक्टर सर्विसेज दी थी, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो या एंटरप्राइज, वो उसके बदले आपको पैसा जो मिलता है उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम. तो सिंपल शब्दों में, भाई काम करा, मेहनत करी, उसके बदले पैसा मिला, तो फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम ऑफ अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. देखिए, फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है क्योंकि ये आपने मेहनत करके कमाया, आपने कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं, तो ये नेशनल इनकम में ऐड होगा. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. पहला है रेंट. देन आप कहेंगे रेंट में मेहनत क्या है? रेंट में मेहनत है भैया, आपने किसी को जगह दी, उससे आपको रेंट लेना है, अपने हाउस को मेंटेन करना है, तो आप उसको एक पूरा प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं, तो इसलिए. वेजेस, ऑब्वियसली सैलरी होती है, ये काम करोगे तभी मिलेगी. इंटरेस्ट, जब आप बैंक में पैसा लगाते हैं या बैंक को पैसे को लोन पे देते हैं तो वो भी एक इनकम है, फैक्टर इनकम है. देन प्रॉफिट, ऑब्वियस है, ये तो बिजनेस चला रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसका आपका प्रॉफिट मिल रहा है, एंड एक्सेट्रा. लेट्स कम टू ट्रांसफर इनकम. ट्रांसफर इनकम, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न. कि आपको इसके बदले कुछ भी आपने काम नहीं किया. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए आप बाहर गए पढ़ने, अब आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम यू विल नॉट बी अर्निंग एनीथिंग, तो आपके पेरेंट्स आपको पैसे भेजेंगे, दैट विल बी ट्रांसफर इनकम. कि आपने बिना कुछ काम करे आपको पैसे मिल गए, तो वो है ट्रांसफर इनकम. ट्रांसफर इनकम्स आर नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, प्लीज याद रखना. फैक्टर इनकम होता है, ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. तो न्यूमेरिकल करते वक्त भी अगर आपको ट्रांसफर इनकम से रिलेटेड कोई भी वर्ड दिखता है तो आप उसको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में ऐड ही मत करना. नेक्स्ट देखिए, इट इज अ यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट, दैट इज वन साइड कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने बस एक तरफ से पैसा ले लिया, दूसरी तरफ से कोई सर्विस नहीं दी. जबकि फैक्टर इनकम में दोनों साइड था, आप पैसा दोगे उसके बदले कोई प्रोडक्ट या सर्विस लोगे. यहाँ पे सिर्फ वन साइड, पैसा आ गया, दूसरा कुछ उसको कुछ नहीं देगा उसके बदले. नेक्स्ट देखिए, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कुछ भी नया प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ना प्रोडक्ट गुड्स ना सर्विसेज, तो ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा. इसके इट कैन बी रिसीव विद द डोमेस्टिक टेरिटरी और फ्रॉम अब्रॉड, मतलब देश के अंदर या देश के बाहर से भी ये पैसा आपको मिल सकता है. इसका कुछ एग्जांपल है. ओल्ड एज पेंशन, क्योंकि पेंशन आपको रिटायरमेंट का पैसा होता है. आप पहले काम करते थे, ऑब्वियसली तभी आपको पेंशन मिल रही है, पर जब आप काम करते थे तो आपको सैलरी मिलती थी, वो फैक्टर इनकम है.
काम करने के बाद आप रिटायर हो गए हैं, तो अब ये पेंशन है, इसमें आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको फ्री में पैसा मिल रहा है। फ्री में मतलब आपने मेहनत की ऑब्वियसली, लेकिन अभी करंटली आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई नया गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बना रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ट्रांसफर इनकम। सिमिलरली स्कॉलरशिप एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो गवर्नमेंट देती है। आज की वीडियो यहीं तक प्लीज, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम इसको अगेन इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लेंथी वीडियो और किसी को समझ ना आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कुछ भी सजेशन चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगेन इन स्लाइड्स की पीडीएफ में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।